जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र की आज आपके उस प्रोग्राम में जहां पर बातें खुल्लम खुल्ला होती हैं और वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताते। और आज तो बताने का ही दिन है, सबने इतना बताया है कि हमें देखना पड़ेगा कि उसमें आपको नया क्या बताएं। हम हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं, आपको मिलवा देता हूं। दो सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। स्वागत आपका। आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ आएंगी, हमारी तीसरी मेहमान। आज देखिए, तीन बड़ी खबरों का दिन है। वैसे तो मोदी जी ने आज सुबह नाम लिए बगैर ट्रंप को जवाब दे दिया टैरिफ का कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करूंगा। दूसरा, जो एटम बम फोड़ा, सो कॉल्ड एटम बम फोड़ा, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की और बीजेपी की मिलीभगत और चोरी के सबूत उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं। ये इस दूसरी बड़ी खबर थी। और तीसरी भी राहुल गांधी से ही जुड़ी है कि आज उन्होंने पूरे विपक्षी गठबंधन के अपनी पार्टियों के नेताओं को, इंडिया ब्लॉक के सबको अपने घर पे डिनर पे बुलाया है और कल फिर ये सब लोग मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। तो ये तीन बड़ी खबरें थी और हम आज मोटी चर्चा सर एक थ्रेड तो ये लेके चलना चाहते हैं कि भाई देश किसकी बात सुन रहा है आज, ट्रंप पर मोदी की बात या इलेक्शन कमीशन और चोरी पर, वोट चोरी पर राहुल गांधी की बात। तो राहुल गांधी से शुरुआत कर लेते हैं हम। पहले आप थोड़ा लेट हो गए, मुझे लगा एटम बम फटाया कहीं रास्ते में, सड़क वड़क ना ढह गई हो। एटम बम दरअसल फटा जरूर, लेकिन फट गया अपने ही पाले में। अपने पाले में फट गया? नहीं होता ना कि आपने एटम बम लोड किया ब्रह्मोस में और मारना था, वो गजनी में, और मारना था भारत की तरफ, गजनी फट गया पाकिस्तान में ही। ऐसा हुआ राहुल गांधी के साथ? ऐसा हो गया कि राहुल जी ने तो वैलिडेट कर दिया एसआईआर को। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसको राहुल जी ने वैलिडेट कर दिया कि भैया ये गड़बड़ियां, तो इसका मतलब चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है ना बिहार में। तो कल आज जो उनके गृह प्रवेश का भोज है शाम को उनके यहाँ, तो उस गृह प्रवेश के भोज, अरे गृह प्रवेश सुनारी बाई 5 सुनारी बाई रोड है ना सर, उसमें आज उनको घर अलॉट हुआ है सर। और उसी घर मैं अभी शिफ्ट हुए ये सावन में। हाँ जी। तो उसका भोज है गृह प्रवेश का। साथियों, आप किसको बुलाओगे घर जाओगे तो ये बताओ, साथी संगी को ही तो बुलाओगे। तो अपने इंडिया ब्लॉक के लोगों के साथ गृह प्रवेश का भोजन है उनका। तो एक तरफ उस भोजन के पहले बात बनती, कुछ होता, कुछ एजेंडा तय होता, उसके पहले उन्होंने परमाणु बम इंडिया ब्लॉक में ही फोड़ दिया कि भैया जो एसआईआर बिहार में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी चीजें बताई है उतने ही मानदंड पर एसआईआर हो रहा है बिहार में। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके एटम बम के चलते ही तुरंत ही इलेक्शन कमीशन ने भी अपना मिसाइल दाग दिया कि भाई आप अंडर ओथ ये सारे कंप्लेन हमें दे दो, हम जांच कर लेंगे। और यही सवाल एक पत्रकार मित्र ने पूछा भी उनसे वहां। तो उन्होंने कहा कि हमने तो जनता की अदालत में बता दिया ये ओथ ही है। तो अब देखो, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते। आप जनता की अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी जनता की अदालत में डांट लगी है उनको, बावजूद इसके एक संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मैंने जनता की अदालत में बता एक बार मैं आपको बहुत, क्योंकि आपने सबने खबर तो देखी हुई है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ राहुल गांधी आज क्या प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने तस्वीर दिखाई, देखो ये 7 फीट लंबी 7 फीट ऊंची जो है मैंने मीनार, ये इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है इलेक्टोरल रोल का, इसमें से हमने छांटा है कि कितने फर्जी वोटर थे। वो एक लोकसभा सीट बेंगलुरु सेंट्रल, उसका डेटा लेकर के आए थे। वहां उन्होंने मोटा मोटा 4 बातें प्रूव की और वो अपनी तरफ से डेटा दिखा रहे थे। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। आज उन्होंने फैक्ट पे बात की थी। उन्होंने कहा 11,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बूथ पर जाकर के वोट दिया। फिर उन्होंने कहा 40,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके पते फर्जी हैं या एड्रेस है ही नहीं, जिनके पिता का नाम नहीं उसमें लिखा हुआ या जिब्रिश में लिखा हुआ है कुछ भी। कई हजारों वोटर ऐसे हैं जिनकी फोटो या तो है ही नहीं या फोटो है तो वो रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है, आप देख नहीं सकते, मतलब चेहरा नहीं पहचान सकते। और चौथा, उन्होंने कहा कि 35,000 से ज्यादा नए वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर ऐड होते हैं, जिसके लिए एक फॉर्म 6 नामक एक फॉर्म भरना पड़ता है, ऐसे 35,000 से ज्यादा नए वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर ऐड किए गए, जिनकी उम्र 80 साल भी है, 90 साल भी है। जरूरी नहीं कि वो 18 साल का ही हो। वैसे तो 18 साल जो होता है आप मानते हैं कि ये पहली बार बालिग हुआ तो वोट डालेगा, नया वोटर ये होगा, लेकिन उसमें 80-90 साल के भी लोग थे और वो भी मल्टीपल बूथ्स पर थे। अब जैसे उन्होंने उसमें एक ये उदाहरण दिया, ये एक शकुन रानी है, इनका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाई देखिए 70 साल की महिला हैं और 2 जगहों पर इनका वोट जो है उस सीट पर ये बना हुआ था। मोर इंपॉर्टेंटली बोगस वोटर हैं ये तो वो कह ही रहे, उनके नाम पर वोटिंग हुई भी है
केवल वोटर लिस्ट में नहीं है, वोट डला भी है। तो उनका कहना था मान लीजिए 6.5 लाख की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें अगर 1 लाख फर्जी वोटर आ गया तो फिर रिजल्ट सबको पता है क्या होगा। ऑल्दो ये ना उन्होंने कहा ना ये कोई पता कर सकता कि मान लीजिए 1 लाख फर्जी वोटर एक सीट पर है, तो उसने वोट किसको किया? सिर्फ बीजेपी को किया? कितना कांग्रेस को किया? ये कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, आरती जी आ गई, मैम आइए प्रोग्राम में, ये तो हमारा ऐसे ही है, तो खुल्लम खुल्ला बात होती है। आइए आरती जी, प्लीज प्लीज। दूसरा जो बात आप कह रहे थे कि भाई हमें ये पता चला जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आरती जी, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर सुन रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और सोर्सेस से खबर मिली कि उसी टाइम इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि तो ये जो कह रहे हैं इसी की वजह से तो हम एसआईआर कर रहे हैं बिहार में। एक बात ये, दूसरी बात आज ईवीएम को बड़ा सुकून मिला होगा, ईवीएम पास हो गई है, बच गए, ईवीएम पास हो गया। अब क्योंकि अब आरोप ये नहीं है कि ईवीएम में धांधली करके ईवीएम से गलत गिनती की जा रही है, अब आरोप यह है कि वोटर लिस्ट गलत है, ईवीएम में तो बटन दब के ही वोट आ रहा है, ईवीएम में गलत गिनती नहीं हो रही है। तो आज ईवीएम बरी हो गई है और इलेक्टोरल लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट जो है, वो कटघरे में आ गई है। तो मैंने दिन में भी ये सवाल किया था, मैं फिर पूछता हूं, आपको कितना दम लगा आज राहुल गांधी के इस एटम बम में? मुझे तो बहुत दम लगा एक बात पे कि मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिल्कुल काबिलियत हासिल की है। जिस तरह से उन्होंने दिखाया, मुझे लगा किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के बच्चों को वो समझा रहे हैं कि जो ग्राफ्स थे, उनकी टीम ने शायद काफ़ी मेहनत की है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लगा कि वो इसको कोर्ट ले जा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन के सामने रिटर्न में कंप्लेंट करेंगे। ये समझ आया कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि कर्नाटक की सीट उन्होंने उठाई थी, तो कर्नाटक के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने जवाब देते हुए राहुल गांधी को ये कहा है कि आप ऐसा कीजिए, आपके पास जितना भी ये सामान है, सामग्री है, इसको अंडर ओथ हमें दे दीजिए और मुझसे कल आकर के आप मिलिए। परसों तक का शायद समय दिया, हाँ परसों तक का समय दिया, और फिर आप हमसे आकर के मिलिए और हम इस पर आपकी आपत्तियों के जवाब देंगे। अब वो जो ओथ है वो क्या कहती है, इंटरेस्टिंग है। आई राहुल गांधी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डू हियर बाय solemnly affirm and state on oath that the statement I am about to make under rules, these rules concerning name of persons, part number of electoral roll, serial number in the electoral roll is true to the best of my knowledge, कि मैं ये जो भी डेटा आपको दे रहा हूं ये मेरी समझ से बिल्कुल सत्य है। आई एम अवेयर दैट मेकिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन इन कनेक्शन विद इलेक्टोरल रोल्स इज पनिशेबल। मुझे मालूम है कि अगर ये डेटा गलत है तो फिर ये मुझे सजा भी मिल सकती है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट गिविंग फॉल्स एविडेंस इज पनिशेबल अंडर BNS की ये दफा। अब राहुल गांधी जी ने वो कहा जो फिर आपने बताया कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये सही बीजेपी का डायलॉग था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आई एम अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मैंने पब्लिक में अपनी बात कह दी है। सो वही उसी को ओथ मान लीजिए, आप शपथ मान लीजिए उसको जो मैं कह रहा हूँ। दो बातें राहुल गांधी की, मतलब दो बातें आज एक मतलब इंपॉर्टेंट लगती है। एक तो पहली बार उन्होंने फैक्ट के साथ उनके हिसाब से एक बूथ के हिसाब से उन्होंने जानकारी दी है कि भाई ये इस महिला का वोटर था, ये 2 जगह इसकी वोटिंग हुई है, ये उन्होंने कहा है। अब अभी तक तो राहुल गांधी ने कभी भी इस तरीके से बहुत मतलब सिस्टमेटिक आरोप नहीं लगाए थे। वो आरोप लगाते थे, चुनाव आयोग उसका जवाब देता था। आज जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। इसके पहले क्या चुनाव आयोग ने कभी कहा कि आप ओथ में दे दीजिए तब हम आपको जवाब देंगे? जब भी राहुल गांधी ने आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि एक परसेप्शन की बात होती है, छवि की। आप राहुल गांधी पत्रकार वार्ता लेकर बता रहे हैं तो चुनाव आयोग को इतना इंतजार नहीं करना चाहिए कि आप जब हमें ओथ पे दोगे तो हम जांच कराएंगे। सर, चुनाव आयोग लेकिन एक कदम आगे बढ़ा है। देखिए, चुनाव आयोग ये भी कहता है कि हम तो इनको मिलने के लिए बुला चुके हैं, कई बार ये मिलने के लिए आते नहीं। आज की पत्रकार वार्ता के बाद ये बोलना चाहिए चुनाव आयोग को कि आरोप जो लगा रहे हैं इसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने जो कर्नाटका की जो बेंगलोर सेंट्रल की जो सीट के बारे में कहा या महाराष्ट्र की सीट का कहा, जो सीटों पर डबल वोटिंग हुई है। देखिए, एसआईआर के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं, एसआईआर तो होना चाहिए इस पूरे देश के अंदर। आज एसआईआर को एक प्रकार से उन्होंने वैलिडेट किया है कि भाई एसआईआर होना चाहिए, लेकिन एसआईआर के अलावा जो उन्होंने जिक्र करा है कि एक नाम का व्यक्ति 4-4, 5-5 जगह वोट कर रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन एक चीज देखिए क्लियर बढ़ के देना चाहिए। राहुल गांधी ने, ठीक है, उन्होंने बिरयानी में से एक चावल का दाना उठा के बताया कि देखो ये नकली चावल था, ठीक।
इलेक्शन कमीशन और उनका आरोप जो है वो ब्लैंकेट आरोप है। उन्होंने तो कहा 25 सीट से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, हालांकि वो दावा गलत है, 25 से कम भी होती तो बन जाते, लेकिन 25 सीट चाहिए थी, हेरा फेरी करके ले आए इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन तो उसी आरोप की जांच कर सकता है ना जो कुछ आप स्पेसिफिक बताओगे, जैसा आपने बेंगलुरु सेंट्रल का बताया, वो उसी का जवाब देगा ना। या महादेवपुरा या कौन हाँ, वो इस बात का आरोप थोड़ी देगा कि राहुल गांधी मानते हैं 70 सीट पर चोरी होगी। सर देखिए, अभी इन दोनों ने, उन्होंने भी राहुल गांधी के स्किल की तारीफ की। इनका स्टेटमेंट अधूरा है, अभी आएगा पूरा। मैं पूरा ले लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था राहुल जी के, उसको 2-3 बार शायद वो बीच में कुछ डिसरप्शन हुआ, लेकिन उनके पूरे उसको पीपीटी बंद हो गई तो राहुल जी चुप हो गए थे ना बीच में, जैसे अंत होते होते अचानक से राष्ट्रगान बज गया। ये भी तो देखा ना आपने कि खत्म होने के पहले राष्ट्रगान बज गया, तो उन्होंने माइक रख के एक सच्चे भारतीय की तरह उन्होंने वो किया। लेकिन मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी का, जिसने भी ये पीपीटी बनाया या जिसने भी इस परमाणु बम को तय किया है, वो एक अच्छा रिसर्चर है आरती जी। हाँ, वही तो वो रिसर्चर इसलिए अच्छा है कि अगर आप पीएचडी करने जाते हो ना, तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करना होता है, और उसके बाद एक छोटे सैंपल साइज को मल्टीप्लाई करके उसको आप रिजल्ट के कंक्लूजन पे ले जाते हो। वो दरअसल इसी रिसर्च के दोष का शिकार हो गया है ये। क्योंकि उन्होंने एक छोटा सैंपल साइज लिया और उसके आधार पर बता दिया कि भैया, अगर पूरे देश में अगर हेतु मदभूत बोलते हैं इसको हिंदी में, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, जैसे सिद्धू जी कहते हैं ना, अगर मेरी चाची की मूंछें होती तो मैं चाचा कहता। तो वही कि अगर इतने वोट पड़ गए होते, तो सवाल यही नहीं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी प्रक्रिया तय है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। हर आरोप पर चुनाव आयोग बोलता भी नहीं। आप याद करिए, 19 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 1-to-1 चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया था। राहुल जी ने जब परमाणु बम की बात की, तो अभी 2 या 3 अगस्त को चुनाव आयोग ने 19 जून का चिट्ठी जारी किया उनको। तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल नहीं है कि आपने आरोप लगा दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल कर दिया। ये कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना कि ओथ पर दे दीजिए, हम जांच करेंगे, जवाब पर्याप्त है? यही जवाब है, पर्याप्त नहीं, जवाब ही यही है कि आप जितना भी शिकायत, ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास जो आरोप है, इतना मोटा जो स्पाइरल बाइंडिंग है, राहुल जी दिखा रहे थे, उसको लेके आप चुनाव आयोग को अंडर ओथ दे दीजिए। और अंडर ओथ का मतलब है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, है ना? एफिडेविट भी मांगा, हलफनामे भी मांगा, हलफनामे पे आपको देना पड़ेगा, और उसमें एक लाइन भी लिखना पड़ेगा कि मैं जानता हूं कि अगर मैं गलत बता रहा हूं तो ये दंडनीय अपराध है। तो ये सब जानते हुए मेरी जो समझ कहती है, राहुल जी कभी चुनाव आयोग को नहीं देंगे। पूरे देश में इसको लेकर एक माहौल बनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज राहुल जी ने परमाणु बम के मार्फत एक सेल्फ गोल कर लिया है, एक ऐसा सेल्फ गोल जो बिहार में एसआईआर के मुद्दे को कुंद कर देगा। नहीं, बट क्या राहुल गांधी एक शक पैदा करने में कामयाब हुए? समथिंग मे बी रॉन्ग। सौरभ, उन्होंने शक तो ज़रूर पैदा किया है, लेकिन मुझे लगता है वो आधा शक रह जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं देगी। और दूसरा ये कि इनफैक्ट जो वो कह रहे हैं, पूरा आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे, वही हम भी कह रहे थे कि भाई वोटर कार्ड बन रहे हैं ज़्यादा इस कंट्री में, कहीं पे नहीं है और कहीं पे ज़्यादा है। ये लगातार हम बोल रहे हैं, कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं, और उन्होंने आज वही सब्सटैंशिएट किया है। इसका मतलब ये भी है कि जहां जहां कांग्रेस जीती है, जिन जिन प्रदेशों में जीती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी कांग्रेस को इस चीज का फायदा हुआ हो। राहुल गांधी, आपने ठीक कहा, मैं देख रहा हूं बहुत कई और सीनियर जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि भाई ये तो हम मानते हैं और जानते हैं कि होता है ये चुनावों में, वोटर लिस्ट में बहुत कमियां हैं। ये कमियां हैं या चोरी है, डेलिबरेट है? उनका कहना है कि ये डेलिबरेट है, ये फर्जी लोग क्रिएट किए गए हैं, फर्जी वोटर क्रिएट किया गया है। अब देखिए ये सिद्ध हुआ क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन जब होगी और ऑफिशियल लेवल पे जब होगी, तभी हम साबित कर सकते हैं कि ये डेलिबरेट है, कि ये सिस्टम की जो कमजोरियां उसकी वजह से है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें लोगों की भी एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। मैं कई सारे लोगों को जानती हूं जिनका अपनी स्टेट जहां से वो आते हैं, उनका वोटर कार्ड वहां पे है, और फिर वो कहीं ट्रांसफर लेके जाते हैं और वहां का भी वोटर कार्ड बनाते हैं, लेकिन सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है।
क्योंकि इनके ये नाम मेरी के ये मेरी जिम्मेदारी है मैम कि मुझे हाँ, चुनाव आयोग अच्छा, को मैं- बताना। और- एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा कि लोगों का भी मैं कंट्रीब्यूशन सीधे और डायरेक्टली पूछ लेता हूं, इन दिस डे एंड एज क्या ये पॉसिबल है एक रूलिंग पार्टी अब चुनाव आयोग जैसी बॉडी से एक सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर क्रिएट करा दे? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं ये लाफिंग स्टॉक है ये। हाँ, ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो खामियां है और वो वोट डले भी हैं, उनका कहना है। नहीं देखिए, बिल्कुल, लेकिन साथ में यही तो बात है कि क्या कांग्रेस इस चीज का फायदा, अगर ये वाकई पॉसिबल है, क्या कांग्रेस इस चीज का फायदा नहीं उठा रही होगी? क्या कांग्रेस ने ऐसी दांधली नहीं की होगी? बताइए भाई समीर सर। देखिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, देखिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 90 से 100 करोड़ के हिंदुस्तान के अंदर वोटर है। 100 करोड़ के जब वोटर्स लोकसभा में वोटिंग करेंगे तो ये संभावना रहती है कि कहीं जगह इस तरीके से वोटिंग हो सकती है। भाई हो सकता है किसी रिमोट एरिया में हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। 100% बिल्कुल एक्यूरेसी से वोटिंग होगी संभव नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ हजार वोट, कुछ 20-25 वोट एक्स्ट्रा पड़ गए होंगे, किसी तरीके से डबल वोटिंग हो गई होगी, कुछ हो सकता है। लेकिन उस वोट को राहुल गांधी जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बता रहे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी हो रहे हैं, पूरा चुनाव ही मैनेज हो रहा है, चाहे वो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, 25 सीटें इंटेंशनली मैनेज की गई है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं अपनी हार को छुपाने के लिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस तरीके से इस मामले को कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई एसआईआर में इस तरीके से जो हो रहा है, सफाई हो रही है अब, जो पहले नहीं हुई थी, तो चुनाव आयोग ने एसआईआर की एक्टिविटी इसलिए बिहार में शुरू की है ना, वो पूरे देश में लागू करने जा रहा है। तो चुनाव आयोग उसे पारदर्शिता लाने के लिए पूरे देश में अब एक्सरसाइज कर रहा है। तो एसआईआर पे तो आप याद कीजिए चुनाव आयोग, अब राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जब वो पटना में गए थे तेजस्वी यादव के साथ प्रोटेस्ट करने एसआईआर के खिलाफ, कि हमने इनका महाराष्ट्र मॉडल पकड़ लिया जहां इन्होंने 1 करोड़ वोटर ऐड करा दिया था 5 महीने में, 40 लाख और यहाँ इन्होंने यहाँ ये लोग 1 करोड़ों लोग का वोट छीन लेंगे। तो ये दूसरा मॉडल है, वहां जोड़ के चुनाव चोरी किया, यहाँ वोट घटा के चोरी यहाँ किया। जरा भी गुंजाइश होती तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था ना। क्या सुप्रीम कोर्ट इतने आसानी से क्लीन चिट चुनाव आयोग को दे देता एसआईआर करने के लिए? पूरा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने रखे हैं और चुनाव आयोग की ने क्लीन चिट दी है कि ठीक है आप एसआईआर कर सकते हो, एसआईआर पे कहीं रोक नहीं लगाई है। तो मुझे लग रहा है कि एसआईआर को लेकर पूरे देश में गतिविधि शुरू हो गई है। लेकिन मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी है कि देखिए आज राहुल गांधी ने शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक अपने डिनर बुलाया, सबको साथियों को लंच बुलाया डिनर पे, और 4 घंटे पहले वो पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। एसआईआर का इशू तो तेजस्वी यादव का भी था, अखिलेश यादव का भी है, ममता बनर्जी का भी है, उद्धव ठाकरे का भी है। ये सब लोग कहते हैं कि भाई वोट मैनेज हुए, ईवीएम की गड़बड़ी रही होगी, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। तो सब जब दिल्ली में थे तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं उनको बुलाया साथ में? आज इंडिया गठबंधन था, अरे कल उस पैदल स्टेज जा रहे हैं पे- भाई। नहीं वो बात अलग है, इशू तो तेजस्वी यादव का भी था ना। आज स्टेज पर अगर तेजस्वी यादव भी देखिए रहता, नहीं सर, ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की, 6 महीने लग के डेटा निकाला है। लेकिन मुद्दा तो इंडिया गठबंधन का ना, आपको अच्छा, बताना चाहिए था ना। एक- हम सब अब साथ वो में कल इस मामले जाएंगे को सब एक लेकर। साथ। एक चीज बताइए, तर्क कितना दिलचस्प और मनोरंजक दिया है राहुल गांधी ने। जानबूझ के मनोरंजक शब्द यूज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड एंटी इनकम्बेंसी होती है। हाँ। है ना, सुना आपने? हाँ, सुना मैंने। वर्ल्ड वाइड एंटी इनकम्बेंसी होती सिवाय है, भाजपा के। सिवाय भाजपा के। अरे भाई भाजपा काम कर रही है भाई। एंटी इनकम्बेंसी अगर होती तो नेहरू जी भी तो 3 चुनाव जीते थे, इंदिरा जी भी लगातार जीत और रही थी। 240 पे आ गई ना बीजेपी। और नहीं होती अगर तो एंटी 300 क्रॉस करती। इनकम्बेंसी नहीं होती तो 303 से 240 कैसे आती? ये दोनों इंटरेस्टिंग बातें हैं। एंटी उन्होंने कहा कि जब हम ये चुनाव के हमने नतीजे देखे, हमें शक तो 2014 से था, लेकिन स्पेशली इस पिछले साल का महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ और हरियाणा का चुनाव, उससे हमको शक पैदा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि जब बीजेपी जीतती है तो उसके रीजंस दिए जाते हैं कि 2019 में इसलिए जीत गई क्योंकि पुलवामा का हमला हो गया, फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो गई, और कभी महाराष्ट्र इसलिए जीत गई क्योंकि वो लड़की बहन योजना स्कीम हो गई, महिलाओं को सीधे पैसा देने वाली। तो ये थोड़ी बात सब गले इसलिए नहीं उतरी कि 2019 भाजपा जीती है तो कांग्रेस ही कहते हैं कि पुलवामा की वजह से जीती। ये कांग्रेसियों का ही तर्क होता है, कह रहे राष्ट्रवाद की बिल्कुल एक लहर उठ गई तो इसलिए मोदी जी की नैया पार हो गई। और फ्रीबीज का अगर सवाल है तो कर्नाटका का सारा इलेक्शन कांग्रेस पार्टी फ्रीबीज पे लड़ी थी। अच्छा, ये सब तो सब ठीक है सर। 143 से 220 हो गया तो वो क्या हुआ? मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री के रहते हुए इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी को 4 में 143 और 9 में 220, ये किस गणित से हुआ? अगर यही लॉजिक जो बीजेपी पे लगाया जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वाला लॉजिक, अगर थोड़ा सा 10 ही साल पीछे मैं क्लॉक को ले जाता हूं, वहां क्या? दरअसल सोच समझ के, ये बच्चों का खेल नहीं है राजनीति। और अगर मैनेज हुई तो फिर 25 सीटें क्यों मैनेज हुई?
नहीं, यूपी में अच्छा, वो ये यूपी में आप 30 सीट डाउन हो गए, राजस्थान में नीचे आ गए, महाराष्ट्र में नीचे आ गए, कर्नाटक में सर नीचे आ अगर गए। मैनेज होता तो मोदी जी 4 राउंड पीछे चलते क्या? मैनेज ये बताओ, मैनेज आप होता बताओ, अजय राय से 4 राउंड, हम लोग स्टूडियो में थे ना उस दिन आप ही के साथ, और हम लोग मतलब देख रहे थे कि लगातार मोदी जी 4 या 5 राउंड पीछे चले, फिर आगे आए और 1.5 लाख से जीते। वो स्मृति ईरानी हारती क्या अगर मैनेज किया जा सकता था? तो रायबरेली में राहुल जी जीतते क्या अगर मैनेज किया जा सकता था? तो अयोध्या में क्या बीजेपी हारती? मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हारते? मैं यही कह रहा हूं कि ये अगर मैनेजमेंट होता तो ये जो 5-6 सीटें मैंने आपको बताई हैं, ये तो सबसे पहले मैनेज होती ये तो सबसे पहले मैनेज होनी चाहिए थी ना। मोदी जी की, स्मृति ईरानी की, जो बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई उत्तर प्रदेश में, कम से कम नंबर 1 तो कर लेते मैनेज करके। तो ये ऐसे जुवेनाइल आरोप हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं है। और मुझे लगता है कि ये परमाणु बम, वही जो पाकिस्तान वाला एक नहीं था जिसने दावा किया था वैज्ञानिक ने कि हमने बम बना लिया और ये कर लिया, बाद में उसका दावा, तो वैसा परमाणु बम है। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये चीजें अनआंसर्ड भी तो नहीं जानी चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन ने अंडर ओथ मांगा कि आप जवाब दो मुझे, आप मुझे सबूत दो। राहुल गांधी ओथ पर नहीं देंगे, सब जानते हैं, आप मुझे भी ये लगता है नहीं देंगे हलफनामे पे, तो फिर इसका जवाब ही नहीं आएगा कभी। क्या बेटर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भी, वो तो जो किया है टीवी पे किया है उन्होंने, सारे फैक्ट्स टीवी पे बोले हैं अपनी तरफ से, उनका जवाब दे दे इलेक्शन कमीशन, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन इसको सीरियसली ले और ये डाउट क्लियर करे, क्योंकि ये डाउट जब यूथ, खासकर पहला फर्स्ट टाइम वोटर जो है, उसके माइंड में जैसे ही आएगा कि डेमोक्रेसी है, कुछ है नहीं, लोकतंत्र कुछ है नहीं, सब मैनेज किया जा रहा है, ये सारे इलेक्शन जो है मैनिपुलेट करके जीते जा रहे हैं, मुझे लगता है ओवरऑल एक उथल पुथल सोसाइटी में क्रिएट होगी। आज के जो बच्चे हैं वैसे ही बहुत ही स्केप्टिकल है, इतने पेसिमिस्टिक है फ्यूचर को लेकर, हम एआई की एरा में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है राहुल के जितने भी आरोप है ये कहीं ना कहीं क्लैरिफाई होने चाहिए ऑफिशियल लेवल पे, क्योंकि अगर नहीं हुए तो इससे एक ओवरऑल मैं कहूंगी सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी के लिए जो एंडोर्समेंट है, जो लोकतंत्र के लिए सपोर्ट है, इसका एक छोटा सा बस राहुल गांधी हलफनामा ना भी दें तो भी जवाब देना चाहिए। इसका एक दूसरा पहलू है सर, बस 10 सेकंड सर आपकी अनुमति से, कि किसी युवक को लगेगा तब तो वो सारे युवक तो वोट डाल चुके होंगे, ये भी एक पहलू है ना। अगर उन युवकों ने अच्छा, जो 18 साल का युवक वोट डाल चुका होगा उसका क्या, वो तो जानता है ना कि मैंने अपना वोट डाला है। अगर ये संख्या बहुत नगण्य हुई तब इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जी, बात बताइए सर, राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस व्यक्ति को तो अपील कर रही होगी ना जो राहुल गांधी को वोट करता है या मोदी के खिलाफ वोट करता है। अच्छा, कैसे अपील करेगी सर? वो तो वोट डालने जा रहा है ना, राहुल तो कह रहे हैं वोटों की चोरी हो गई। जो राहुल गांधी को जिताने के लिए वोट डाल के आया था उसे तो आज राहुल गांधी की बात ठीक लग सकती है कि अरे यार राहुल जीत जाता, लेकिन नहीं तो बीजेपी ने चोरी कर ली। और ये भी फेंस सिटर भी काफी सारी संख्या में जो बच्चे होते हैं 18 साल के, उनके मन में आज डाउट होगा। मैं और आरती जी एक बात कह रहे हैं, व्हाई लीव अ स्पेस फॉर डाउट। चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर, पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगाया तो आप ठीक है इग्नोर कर दो। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, एक पत्रकार वार्ता में वो आपके खिलाफ आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है इस मामले में, उसकी अपनी छवि का मैटर है। आपके ऊपर इतने लगातार आरोप, आप आगे तो कहते हैं मुकदमा करना, मुकदमा करो इलेक्शन कमीशन को, अगर मुकदमा करना मुकदमा करो। आगे आके कहना चाहिए था कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दो, हम इसकी जांच करवाएंगे और फिर हम पत्रकार वार्ता लेके पूरे बता देंगे, आपको इसका जवाब दे देंगे। मैं आप तीनों से बोल रहे कि आपने आरोप लगा दिया, आप आओगे तो हम जांच करवाएंगे वरना देखेंगे। इतना हल्का चुनाव आयोग को मुझे लगता है इस समय नहीं लेना चाहिए। मैं आप तीनों से इसलिए असहमत हूं कि इस देश ने सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप देखे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट पर कितने किस्म के आरोप लगते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट आके जवाब देता है? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पर अंडर ओथ कोई जाके कहता है कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, तो उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी लेता है। चाहे आप अंडर ओथ ना भी कहो, इस देश ने एक पोस्ट कार्ड पर भी PIL देखा है। आप कुछ तो दो, आप हवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपका एक हिस्ट्री है कि आपने उसको EVM को लेके कितने आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट दिन दिन भर बैठा रहता था EVM लेके, आप जैसे प्रबुद्ध जनों की बात मानकर ही सुप्रीम कोर्ट दिन दिन भर EVM लेके बैठा रहता था कि भैया आ जाओ हैक करके दिखा दो।
अब क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर से अपने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की एक टीम तैयार कर दे कि भैया एक राहुल गांधी सेल बना दे कि राहुल गांधी जो जो आरोप लगाएंगे ये डिप्टी इलेक्शन कमीशन रोज उसका जवाब देगा। अगर ऐसी अपेक्षा देशवासियों की है तो मुझे लगता है फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन करना होगा और सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना होगा। आपने अपना लॉजिक दिया, लेकिन राहुल गांधी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कह दिया होगा अभी तक कि जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा था, दे रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सौरभ, इसमें दूसरा भी है कि मुझे लगता है, देखिए सब इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी में होते हैं उन पे ऑलरेडी बहुत सारे सवाल है, जुडिशरी पे है, एग्जीक्यूटिव पे है, पॉलिटिकल क्लास पे है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है वो थोड़ी सी अलग है जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वोटर, एक आम वोटर जो है एम्पावर्ड फील करता है कि वो अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार और पावर उसके पास है। जब आप उससे वो भरोसा ही छीन लेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा सीरियस। पहले तो ये देखते हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की बात का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो उत्तर दे दिया ना। आप मांग लिया कि आप डेटा पहले इलेक्शन कमिश्नर देते नहीं थे जवाब। हाँ, आज तो कर्नाटक के इलेक्शन क्विक दिया। अब दूसरी बात पे आते हैं। दो बातें रहेगी ना, एक तो राहुल गांधी की आपने जिसको कहा गृह प्रवेश की पार्टी, ठीक, ऑल्दो इंडिया अलायंस के लोग सब लोग उसके अंदर आएंगे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कुछ उसमें कोई नई बात कोई सामने आ रही है क्या? एक मुझे तो नई चीज, हाँ, जो शक था कि शायद ममता बनर्जी ना भेजें, वो भेज रही हैं, अभिषेक बनर्जी तो आ रहे हैं शायद उसमें, बाकी महाराष्ट्र की पार्टियां होंगी सारी उसमें, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग तो होंगे। तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। अब पार्लियामेंट में तो लीडर ऑफ अपोजिशन का लोड मिला हुआ है, लेकिन निभा नहीं रहे। उनके साथ कौन है साथ के अंदर? अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ लोकसभा के अंदर कहाँ पूरा विपक्ष उनके साथ एक आवाज मिलकर बात करता है। लगता है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता है। कांग्रेस के लीडर वो ज्यादा बिहेव करते हैं, ना ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद उनके साथ दिखते हैं, ना अखिलेश यादव के सांसद उनके साथ दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, राहुल गांधी ने अपने गृह प्रवेश की इसमें पार्टी बुलाई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी कि हमारा एक विपक्ष का उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। और आने वाले चुनाव को लेकर भी ये चर्चा करेंगे भाई चुनाव लड़ना है तो किस तरीके से लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो गया है। और अब देखिए, अब एक जैसे कि वो कहावत है ना कि अगर एक नाव पर शेर भी है, बकरी भी है, तो क्या वो सकुशल नदी पार कर पाएंगे? क्या वो स्थिति है? इंडिया गठबंधन में पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, अब वही लेफ्ट है, वही तृणमूल कांग्रेस है, वही केरल की लेफ्ट पार्टी लड़ती है, वही कांग्रेस गठबंधन में। लेकिन चुनाव में गठबंधन करेंगे कैसे? तय होगा कि पार्लियामेंट के बचे कुछ दिन भी चलने वाले नहीं है, वो तो पहले से तय हो गया। आज के बाद तो राहुल गांधी को लगेगा ना कि भाई अब तो मैंने इतना बड़ा बम फोड़ दिया, तो अब तो चर्चा कराओ पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट तो नहीं चलेगी। पार्लियामेंट मुझको बिल्कुल नहीं लगता चलेगी। लेकिन एक जो ये INDIA ब्लॉक की जो बैठक हो रही है सौरभ जी, उसमें दो डेवलपमेंट और आपको ध्यान देना चाहिए। एक तरफ नेता राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सांसद प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने देख ही लिया मिलते हुए प्रधानमंत्री को। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले भी मिल के आए प्रधानमंत्री से। वो भी INDIA गठबंधन की मजबूत स्तंभ है ना। शरद पवार जी तो स्तंभ मजबूत हैं। दोनों स्तंभों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मैं देखिए इस INDIA गठबंधन, अच्छा, उपराष्ट्रपति चुनाव में शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कोई विप नहीं होता। विप नहीं, कोई भी सांसद किसी को वोट कर सकता है। गोपनीय होता है। वो दिखाना पड़ता है अपने मुख्य सचेतक को सिर्फ कि हम इसको वोट देने जा रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो बहुत दिलचस्प है खेल। ये एक तरफ वहां होगा, एक तरफ इधर भी खेल चालू है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में भी रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होने वाले हैं। जैसे होने वाले हैं सर, देखते जाओ। अब अभी क्या बोलूं मैं आपको। देश की राजनीति में कौन इधर से उधर होने वाला? अभी ऐसे आप टीजर छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, मैं तो ये शो ही खुल्लम खुल्ला बात करने का है। कुछ तो हिंट दीजिए ना भाई। सांसद अगर चले गए तो क्या होगा? नहीं, वो तो बात हो ही रही है। शशि थरूर की भी बात हो रही है। थरूर साहब ने आज जिस प्रकार से ट्रंप की भी आपने चर्चा की कि मोदी को, अब तीसरा आपका वही होगा। शशि थरूर ने आज जिस प्रकार से अमेरिका को जवाब दिया है, वो ऐसा अच्छा जवाब तो बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं दे पाए। कल से कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा चलाया वीक प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री कमजोर है, जवाब नहीं दे पा रहा है। तो और प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मुझे नुकसान होगा, लेकिन मैं अपने देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर और इस सरकार का जो कुछ भी ये चला, ट्रंप का पंगा जो भी है, आपको रोल कैसा लगा भारत सरकार का इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे कमज़ोरियां थी और
डॉक्टर जयशंकर, NSA अजीत डोवल, चूंकि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस माना जाता था कि वॉशिंगटन DC में है, लेकिन हमने पिछले 7 महीने में देखा कि उनका इन्फ्लुएंस वहाँ कोई काम नहीं किया। लेकिन जो आज स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया है वो बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है वो मैसेज सिर्फ देश के लिए नहीं है, देश के किसानों के लिए, बाकी कई सारी जनता के लिए उन्होंने दिया है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज इनफैक्ट US के लिए है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए है, उन्हीं के लिए कि हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और वो डायरेक्टली पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो है इन अ वे उनका नाम वो जब वो कहते हैं मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा लेकिन मैं किसानों का हित नहीं समझौता करूंगा, उनका क्या व्यक्तिगत नुकसान अब क्या है? व्यक्तिगत नुकसान मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो सकता है इसमें, कि ट्रंप से मेरी दोस्ती ट्रंप से- टूटेगी? नहीं, ट्रंप से तो वैसे ही दोस्ती टूट चुकी है, मुझे लगता है जिस तरह का व्यवहार पिछले 7 महीने में हमने देखा वो तो ऑलरेडी हो चुका है। पर्सनल लेवल कह नहीं सकते कि क्या है, वो शायद बीजेपी के अंदर डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होगी वो अलग बात ये है। स्टेटमेंट एक वीक प्राइम मिनिस्टर का था, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर का था? आज का स्टेटमेंट एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर। पीएम का तो हमेशा स्ट्रांग स्टेटमेंट है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रांग स्टेटमेंट रहता है। कभी ऐसा रहा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान बहुत वीक माना जाए। और आरती जी कह रही थी कि अभी मतलब विदेश नीति वीक रही है, तो ट्रंप जैसा व्यक्ति होगा तो उसके सामने कौन से देश की विदेश नीति चली है? सारे देश उससे परेशान है, मतलब सबकी कूटनीति उसके सामने फेल हो गई। जो सब बार बार बदलता होगा, किसी चीज पे स्थिर नहीं रहेगा, तो बहुत मुश्किल होगा ऐसे व्यक्ति के साथ। कल हमने इस deal पर करना। लंबी चर्चा करी है, मुझे आज लगता है प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने बहुत कुछ क्लियर कर clear दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसिंजर ने कहा था सर कि अमेरिका से दोस्ती खतरनाक है और उससे मित्रता घातक। तो अगर मैं डिप्लोमेसी के लिहाज से उनके उस बयान को ही देखूं तो ये जो कहते हैं ना कि अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए, इंडिया में कहा जाता है, उसी को किसिंजर ने उस तरह से कहा है कि भाई दोस्त शत्रुता खतरनाक है और दोस्ती कर लोगे तो घातक है, इसलिए कि इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसा अब लग रहा है। और ट्रंप साहब की दोस्ती का क्या, दोस्त तो उनके आते जाते रहते। एक जमाने में एलॉन मस्क उनके कितने प्रिय दोस्त थे। नहीं, एक जमाना क्या, एक जमाना तो हमारे साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी पिछले वैसे टर्म में। मोदी के लिए एक बात बिल्कुल सही कही जाती है कि क्या अंग्रेजी में कहते हैं ना मैम, क्या कमिट द आवर कमिट द मैन। जब जरूरत की घड़ी आती है तो फिर वो एक व्यक्ति खड़ा होता है। ये क्राइसिस के बड़े जबरदस्त मैनेजर ये हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे याद है सौरभ जी कहा था कि when I am pushed to the wall, मतलब अगर मुझे एकदम से कॉर्नर कर दोगे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके निखर के दिखाऊंगा। आते जैसे 2002 में गुजरात दंगों के बाद इनको कितनी घेरेबंदी हुई थी, आपको याद है ना? पूरी मीडिया हॉस्टाइल थी इनको लेके, जो आज सिरमौर थे उस समय मीडिया के, वो सब लोग, इनको क्या क्या नहीं कहा गया, बुचर ऑफ गुजरात तक कहा गया। बावजूद इसके वो शख्स लगातार कोशिश करता रहा और देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा और पिछले 11 वर्ष से डटा हुआ है प्रधानमंत्री पद पर, तमाम झंझावातों के बाद। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको भी, इस आपदा को भी अवसर की तरह लिया है और जो आत्मनिर्भर भारत का उनका ये था उस पर काम होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आयात बंद हो जाएगा, क्योंकि विदेश से अगर कुछ सामान आ रहा है तो भारत सरकार की मंजूरी से ही आ रहा है। उस हम स्वदेशी का नारा दे सकते हैं, आत्मनिर्भर की बात कर सकते हैं, सामान आते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अब सही समय आ गया है कि जो कल ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने कहा कि आई विल रादर कॉल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में हो सकता है और दिखाई दे। मतलब ट्रंप का पाला अब सही आदमी से पड़ गया है। अब ऐसा नहीं कह सकते डिप्लोमेसी में पाला नहीं- पड़ना मुझे या नहीं नहीं लगता पड़ना, शेयर को सवा शेर मिल गया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखो बैक चैनल अभी भी बात हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया और अमेरिका में बात एकदम टूट गई होगी, बैक चैनल बात हो रही होगी। और भारत में जिस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं उसका असर भी उस बैक चैनल बातचीत पर पड़ना स्वाभाविक है। 24 तारीख को बैठक है ना, 24 देखिए आज को इन दोनों बड़ी खबरों का, रादर तीनों का, हम बिल्कुल समय चला गया। आप प्लीज। मैं बस इतना ये कहना चाहती थी कि इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है, जो एक रिलेशनशिप है, वो बहुत स्ट्रांग है और आगे भी रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों ही बड़ी खबरों का आफ्टर इफेक्ट हमको देखना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट का, राहुल गांधी के एटम बम का, और आज रात को होने वाले उस
मैं गृह प्रवेश के भोज गृह प्रवेश के भोज का इनका क्या परिणाम होता है ये कल हमें पता चलेगा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 6 बजे कहानी कुर्सी में, माफ कीजिएगा कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। बहुत शुक्रिया ज्यादा समीर जी बैठे ना सामने। समीर जी, आनंद जी बहुत शुक्रिया, आरती जी बहुत शुक्रिया, आपका भी।